साहब मैंने कुछ नहीं किया, बस हर महीने का हिस्सा देने से मना किया था। हिस्सा नहीं दिया तो यहीं सड़ेगा। ये मेरा थाना है, यहाँ मेरा कानून चलता है। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी शिकायत है और मैं चाहती हूँ कि ये अभी दर्ज हो। और तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली कि क्या दर्ज होगा और क्या नहीं? कपड़े देखे हैं अपने? कानून कपड़े देखकर नहीं चलता साहब। और इस आदमी को किस धारा में यहाँ बैठाया गया है? धारा तुझे बताऊंगा। तेरा दिमाग खराब है क्या? जा बेंच पे बैठ जा और तब तक बैठी रहे जब तक मैं ना बुलाऊं। अगर आप दर्ज नहीं करना चाहते तो लिखकर दे दीजिए कि आपने मना कर दिया। ये रहा तेरा जवाब। अब जा और अपने घर का चूल्हा संभाल, यहाँ मर्दों के काम होते हैं। और उस दिन जिस औरत की शिकायत उसने बिना पढ़े उसके सामने फाड़कर फेंक दी, उस थाने में बैठे किसी भी इंसान को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने ही हाथों से अपनी कब्र खोद चुका है। आखिर वो औरत कौन थी? और सबसे बड़ी बात, उसने वहां खड़े होकर एक बार भी अपनी पहचान क्यों नहीं बताई? उस थाने का इंस्पेक्टर रणवीर पिछले 4 साल से वही तैनात था और उस पूरे इलाके में उसका खौफ इस कदर था कि लोग उस थाने की तरफ जाने से पहले 10 बार सोचते थे। उस इलाके में हर ऑटो वाले से हर महीने एक तय रकम वसूली जाती थी और जो नहीं देता उसका ऑटो किसी न किसी बहाने जब्त कर लिया जाता या उसे किसी झूठे मामले में उलझा दिया जाता। और रफीक ने पिछले 2 महीने से देने से मना कर दिया था क्योंकि उसकी पत्नी बीमार थी और वो कमाई का एक एक पैसा उसके इलाज में लगा रहा था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। उस दिन जब रफीक को उठाया गया तो उसकी पत्नी घबराकर हर उस दरवाजे पर गई जहां से उम्मीद थी और आखिर में वो उस दफ्तर तक पहुंच गई जहां आम लोगों की शिकायतें ऊपर तक जाती हैं। और वो शिकायत उसी अफसर की मेज तक पहुंची जो कुछ ही दिन पहले उस जिले में आई थी और जिसके बारे में अभी उस इलाके में बहुत कम लोग जानते थे। उसका नाम था अंजलि और वो उस पूरे जिले की एसपी थी, लेकिन उसका काम करने का तरीका सबसे अलग था। वो किसी भी शिकायत पर सीधे कार्रवाई नहीं करती थी, बल्कि पहले खुद जाकर देखती थी कि जमीन पर असल में हो क्या रहा है। अगर मैं वर्दी में जाऊंगी तो मुझे वही दिखेगा जो वो दिखाना चाहेंगे और मुझे वो देखना है जो एक आम इंसान झेलता है। और उसी सोच के साथ वो उस दिन उस थाने पहुंची थी, बिना किसी गाड़ी के, बिना किसी सुरक्षा के। और वहां उसके साथ जो हुआ उसने उसे वो सब दिखा दिया जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन जाते जाते उसने एक भी शब्द नहीं कहा, न कोई धमकी दी और न अपनी पहचान बताई। और उस पूरे थाने ने उसे एक हारी हुई औरत की तरह जाते देखा। थाने के कोने में खड़ा एक बुजुर्ग हवलदार उसे जाते हुए देखता रही टिंगला। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं, वो अपनी जगह पर जड़ हो जाता है। और उसी थाने में एक इंसान ऐसा था जिसने उसे पहचान लिया था, लेकिन उसने उस वक्त एक शब्द नहीं कहा। वो चुपचाप अपनी जगह खड़ा रहा और उसके जाने के बाद भी कुछ देर तक उसी दरवाजे को देखता रहा। शाम का वक्त, थाना लगभग खाली। इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा है और वो बुजुर्ग हवलदार धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। साहब, एक बात कहनी थी। दोपहर में जो मैडम आई थी उन्हें आपने पहचाना नहीं? पहचानना क्या है उसमें? ऐसी 10 औरतें रोज आती हैं, 2 घंटे बैठकर चली जाती हैं। साहब, मैं पिछले महीने जिला मुख्यालय गया था और वहाँ नए एसपी साहिबा का पदभार समारोह हो रहा था। मैं वहीं खड़ा था। तो हवलदार बंसीलाल सीधा उसकी आंखों में देखते हुए, तो साहब वही चेहरा था। आज दोपहर जिस औरत की शिकायत आपने उसके सामने फाड़ कर फेंकी, वो इस पूरे जिले की एसपी हैं। क्या बकवास कर रहा है? तो वो साधारण कपड़ों में थी, अकेली आई थी, बिना गाड़ी के। जी साहब, और शायद इसीलिए आई थी ताकि उन्हें वही दिखे जो हम आम आदमी को दिखाते हैं। और उसी पल उसे याद आया कि वो फटे हुए टुकड़े जमीन पर पड़े रह गए थे और अब वो वहां नहीं थे, यानी वो उन्हें अपने साथ लेकर गई थी। उसने वो कागज उठा लिया, मतलब उसके पास सबूत है। और मैंने पूरे थाने के सामने वो सब कहा था। आज की सारी एंट्री निकालो और रफीक वाली एंट्री सबसे पहले, उसे मिटाना है। साहब, ये रजिस्टर हर शाम मुख्यालय में जमा होता है और आज की एंट्री शाम 5 बजे ही ऑनलाइन चली गई है। लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसने उसी रात वो सब करना शुरू कर दिया जो अपनी गलती छुपाने के लिए ऐसे लोग करते हैं। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। देख भाई,
तेरे साथ जो हुआ वो गलतफहमी थी। तेरा ऑटो भी छोड़ रहा हूँ और तेरा हिसाब भी माफ। बस अगर कोई पूछे तो कह देना कि तुझे कोई परेशानी नहीं हुई। साहब, 2 दिन से मेरी पत्नी अकेली पड़ी है और आपने मुझे यहाँ बैठा रखा है, और अब आप कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। देख, तेरे भले की बात कर रहा हूँ, वरना ये केस लंबा चलेगा और तू महीनों चक्कर काटेगा। उसके बाद उसने रात भर वही किया जो वो कर सकता था। उसने पुराने रजिस्टर के पन्ने बदलवाने की कोशिश की, जब्त गाड़ियों की सूची में हेरफेर करवाई और अपने आदमियों को समझाया कि किसी ने कुछ पूछा तो क्या कहना है। थाने का पिछला कमरा, फाइलों के ढेर, 2 सिपाही कागज इधर उधर कर रहे हैं और कोने में लगा एक छोटा सा कैमरा चुपचाप जल रहा है। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि पिछले महीने ही मुख्यालय के आदेश पर हर थाने में कैमरे लगवाए गए थे और उनकी रिकॉर्डिंग सीधे ऊपर जाती थी और उस पूरी रात का हर पल वहां दर्ज हो रहा था। उस थाने की पिछले 6 महीने की हर एंट्री निकलवाइए। जब्त की गई गाड़ियों की सूची और इस इलाके के हर ऑटो चालक का बयान। मैडम, बयान लेने पर लोग डर के मारे बोलेंगे नहीं। इसीलिए बयान थाने में नहीं, उनके अपने अड्डे पर लिए जाएंगे और वर्दी में नहीं। और अगले 3 दिन में जो सामने आया उसने पूरे विभाग को हिला दिया, क्योंकि पिछले 4 साल में उस थाने से सैकड़ों ऑटो बिना किसी वजह के जब्त किए गए थे और हर बार छोड़ने के बदले पैसा लिया गया था। और उन सैकड़ों बयानों के बीच एक बयान ऐसा भी था जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी, क्योंकि उसमें उस पूरे हफ्ते के हिसाब का जिक्र था और ये भी कि वो पैसा किस किस तक पहुंचता था। इंस्पेक्टर कुर्सी से उठकर सलामी की मुद्रा में खड़ा होता है और जैसे ही उसकी नजर उस चेहरे पर पड़ती है, उसका हाथ हवा में ही जम जाता है। आप? उस दिन आपने कहा था कि ये आपका थाना है और यहाँ आपका कानून चलता है। तो चलिए आज उसी कानून का हिसाब कर लेते हैं। ये वो शिकायत है जो आपने बिना पढ़े पूरे थाने के सामने फाड़ कर फेंकी थी। और इस पर तारीख और समय दोनों दर्ज हैं। मैडम, मुझे नहीं पता था कि आप, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और यही सबसे बड़ी बात है, अगर आपको पता होता तो आप शराफत दिखाते। यानी आपकी शराफत इंसान देखकर नहीं, उसकी हैसियत देखकर तय होती है। जांच में जो सामने आया वो चौंकाने वाला था, क्योंकि पिछले 4 साल में उस थाने से 300 से ज्यादा ऑटो बिना किसी ठोस वजह के जब्त किए गए थे और हर बार छोड़ने के बदले पैसा वसूला गया था। और ये उसी रात की रिकॉर्डिंग है जब आपको पता चला कि मैं कौन हूँ। यानी अपनी गलती मानने की जगह आपने सबूत मिटाने चुना। मैडम, मेरी नौकरी मत छीनिए, मेरा पूरा परिवार इसी पर टिका है। और जिन 300 परिवारों की रोजी आपने 4 साल तक अपनी जेब में डाली, उनका क्या? उनमें भी हर आदमी के पीछे एक पूरा घर था। उसी दिन इंस्पेक्टर रणवीर को निलंबित कर दिया गया और उसके खिलाफ पद के दुरुपयोग, अवैध वसूली और सबूत मिटाने की कोशिश के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और उसके साथ उसके 3 साथी भी नपे। और जब पूरी जांच अदालत तक पहुंची तो वो सारे बयान, वो रजिस्टर, वो रिकॉर्डिंग और वही फटी हुई शिकायत सब एक साथ सामने रखे गए और सारे आरोप साबित हुए और उसे कड़ी सजा मिली। अदालत के आदेश पर उन सभी चालकों से वसूला गया पैसा उन्हें लौटाया गया और जिन जिन के ऑटो बिना वजह जब्त थे वो सारे छोड़ दिए गए। और उस दिन उस अड्डे पर कई बूढ़े हाथ जोड़कर रो पड़े। आपके पति ने डर कर चुप रहना नहीं चुना। और अगर वो उस दिन हिस्सा दे देते तो ये पूरा सच कभी बाहर नहीं आता। मैडम, मुझे तो लगा था कि मैं अकेला हूँ और मेरी कोई नहीं सुनेगा। इसीलिए तो मैं वर्दी उतार कर आई थी। क्योंकि जब तक हम आपकी जगह खड़े होकर नहीं देखेंगे, हमें कभी पता नहीं चलेगा कि आप क्या झेलते हैं। उसके बाद उस पूरे जिले में एक नई व्यवस्था लागू हुई कि हर थाने में आने वाली शिकायत का तुरंत रसीद नंबर दिया जाएगा और उसकी एक नकल सीधे मुख्यालय जाएगी, चाहे थाना उसे दर्ज करे या ना करे। और साथ ही एक और नियम बना कि हर महीने कोई न कोई वरिष्ठ अधिकारी बिना बताए आम कपड़ों में किसी न किसी थाने जाएगा और वहां का असली हाल देखकर आएगा। कुछ महीनों बाद वही थाना, वही बेंच, पर इस बार वहां बैठे लोगों को पानी दिया जा रहा है और एक सिपाही उनकी बात लिख रहा है। और उस थाने की दीवार पर एक छोटा सा बोर्ड लगवाया गया जिस पर लिखा था कि यहाँ हर शिकायत दर्ज होगी, चाहे लाने वाला किसी भी हाल में आए। और उस बोर्ड को लगवाने का आदेश उसी अफसर ने दिया था। उस दिन मैं चाहती तो वही अपनी वर्दी दिखा देती और वो आदमी घुटनों पर आ जाता, पर तब सिर्फ मेरा अपमान रुकता, उन 300 लोगों का नहीं। इसलिए मैंने चुप रहना चुना, क्योंकि इस वर्दी की असली ताकत डराने में नहीं,
उस आखिरी आदमी की आवाज बनने में है जिसकी बात कोई नहीं सुनता। कमेंट में लिखिए हर शिकायत दर्ज होनी चाहिए और बताइए ये कहानी आपको कैसे लगी। अगर एसपी मैडम का ये तरीका आपको सही लगा तो एक लाइक कर दीजिए। ऐसी दमदार कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में बताइए आप उस इंस्पेक्टर की जगह होते तो क्या करते।